नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच सियासी जंग तेज हो रही है। मतदाता सूची को दोबारा जांच जैसे मुद्दों ने माहौल को और गर्म कर दिया है। मिशन बिहार पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना पहुंचे। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इसका आधार जनता का भरोसा है। रक्षा मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दावा किया कि बिहार का खोया हुआ गौरव केवल एनडीए सरकार ही लौटा सकती है। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो हर पंचायत और मोहल्ले में जाकर प्रधानमंत्री मोदी के काम और उनके विकास की योजनाओं की जानकारी दें। उधर बिहार स्टूडेंट यूनियन ने डोमिसाइल नीति को लेकर आज पटना आंदोलन कर नीतीश कुमार सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बिहार की नीतीश सरकार ने सीतामढ़ी पुनौरा धाम में माता जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए करीब 882 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। जानकी मंदिर के प्रोजेक्ट को खासकर अयोध्या से इसकी तुलना करके एनडीए की एकजुटता और हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करने के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि यह कदम बीजेपी के हिंदुत्ववादी वोट बैंक को साधने के साथ साथ नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वर्ग के समर्थकों को भी आकर्षित कर सकता है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से अपने आप को सीधा कनेक्ट करते हैं। लेकिन कयासबाजी है कि चुनावी फायदा विकास और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर भी निर्भर करेगा। उधर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि हम अपनी पहचान धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर बनाएंगे। मंदिर भी सजाएंगे, मस्जिद भी सजाएंगे। जनता से हमारा रिश्ता सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि भावनाओं का है। जब हमारी समस्याएं एक जैसी हैं तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं। अगर हमें जनता का समर्थन मिला तो हम नागपुर से चलने वाली सरकार और नागपुरिया कानून को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। इन सब के बीच AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के मुखिया ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में महागठबंधन के नेताओं के संपर्क में है। ओवैसी का कहना है कि बिहार में किसी भी कीमत पर आने वाले चुनाव में एनडीए को सत्ता में लौटने से रोका जा सके, इसके लिए वह प्रयास कर रहे हैं। ओवैसी और प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी में जुटे हैं, जो आरजेडी को प्रभावित कर सकता है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो बिहार में मुस्लिम आबादी तकरीबन 17.7% है। बिहार में 20% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा की 87 सीटें हैं। वहीं 15 से 20% मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीटें 47 हैं। अगर पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो महागठबंधन को 76% मुस्लिम वोट मिले थे। जाहिर है वोट बैंक की राजनीति अभी भी जारी है। वक्फ कानून का विरोध मुस्लिम वोट के कारण ही किया जा रहा है। इसी बीच आज हम बिहार की सियासी विषाद पर तमाम चालों को समझने की कोशिश करेंगे। विकासवाद, हिंदुत्व और मुस्लिम राजनीति के पेच को समझेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज, नवीश नवेंदु, प्रवक्ता जेडीयू, भूपेंद्र यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी, आरजू खान, प्रवक्ता आरजेडी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने बिहार की राजनीति में विकासवाद, हिंदुत्व, मुस्लिम फैक्टर की चर्चा की, लेकिन वह कौन सा फैक्टर है जो जीत की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचाता है? विनय राय जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की सियासत इस समय बिहार में हो रही है, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से ये देखना चाहती है कि कैसे हम अपने वोट बैंक को समेट लें। खास तौर से तेजस्वी यादव को अगर आप देखें तो जब वो नीतीश कुमार के साथ सरकार के गठबंधन में थे तो उस बार का बार बार हवाला दिया जा रहा है कि जो नौकरियां दी गई वो तेजस्वी के चलते दी गई, जबकि नीतीश कुमार का कहना है कि वो उनकी उपलब्धि है। और इसी को लेकर के आरजेडी लगातार इस बात को लेकर बयान भी दे रही है। उसका कहना है कि जब इंडिपेंडेंट तौर पे जब सीएम थे, जब उसमें आरजेडी के साथ जेडीयू का गठबंधन नहीं था, तब आखिरकार नीतीश कुमार ने नौकरियाँ क्यों नहीं दी, रोजगार क्यों नहीं आम जन तक पहुँचाया। और ये बात आज के तारीख में भी है कि कम से कम हिंदू मुस्लिम को जो डिवाइड करने वाली पॉलिटिक्स है उससे हट के हमको लगता है तेजस्वी यादव कहीं न कहीं बेरोजगारी का मुद्दा उठा करके यादव और मुसलमानों के वोट बैंक को पकड़े हुए एक नई लकीर खींचना चाहते हैं। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी या बिहार की जो सियासत है उसमें नीतीश कुमार का आज भी गुड गवर्नेंस पर कोई सानी नहीं है।
केवल एज फैक्टर एक नीतीश कुमार को माइनस कर दें तो नीतीश कुमार तो वो कड़ी बिहार के रहे हैं कि सत्ता किसी की रही लेकिन सीएम वही रहे, और मजबूरी थी सबकी कि गुड गवर्नेंस के लिए आपको नीतीश कुमार को ही समर्थन देना था। तब आगे जो परिस्थितियां बन रही हैं, मुझे लगता है कि खाली कास्ट वोट बैंक पे ही बात नहीं होगी, ये भी देखा जाएगा कि आम तौर पर जो मतदाता हैं उनको किस तरह के आप लुभावने वादे देते हैं। जैसे पीडीए हिट हुआ यूपी में तो अखिलेश राज कर गए, तो कहीं रोजगार का मुद्दा अगर तेजस्वी का हिट करता है तो हमको लगता है बीजेपी के लिए एक अच्छी लड़ाई वो दे सकते हैं। चलिए, नवीश नवेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू प्रवक्ता। नवीश जी, जिस तरीके की तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को इंटैक्ट किए रहना चाहते हैं। कहा जाता था कि पहले जेडीयू को भी कुछ हिस्सेदारी मुस्लिम वोट बैंक से मिलती थी, क्या लग रहा है वह सिमट गया है या अभी भी कोई आस बाकी है? नवीश जी। पूरी आस बाकी है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और आज की बात नहीं है, हम लोग के साथ मुस्लिम इंटैक्ट थे और अभी भी है, और अभी तक यहाँ तक हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का किया कार्य, खासकर के अल्पसंख्यकों के लिए जो किया गया है वो बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, और मुस्लिम समुदाय के जितने भी वोटर है वो जेडीयू के पास भी है, शुरू से रहा है। चलिए, आरजू खान हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता आरजेडी। जिस तरीके से जेडीयू के प्रवक्ता नवीश नवेंदु जी कह रहे हैं कि मुस्लिमों में पैठ जेडीयू की बरकरार है, आपको क्या लगता है कि क्या ये पैठ बरकरार है? मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान की बात करके सवाल को छोटा किया जा रहा है जी। अगर किसी पार्टी का जनाधार अगर खिसकता हुआ देखना है तो इस लोकतंत्र में नापने का पैमाना क्या है? वो है उनकी सीटें, और ये खुद लगातार इनका इतना सिकुड़ता हुआ जनाधार है, ये बताता है कि लगातार जनता दल यूनाइटेड जो है तीसरी सबसे छोटी पार्टी है बिहार प्रदेश की, अभी आज के परिवेश में अगर हम बात करें, और ये कहते हैं कि इनके पास सब कुछ है। हम माई के साथ बाप की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं। हम सद मुद्दों से हटकर डेटाबेस बात करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि बिहार में जो ई श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ जो कि रजिस्टर्ड हैं, जो रोजगार बिहारी जो है वो रोजगार के लिए अदर स्टेट में जाता है। आखिर ये क्यों? अगर वो ई श्रम पोर्टल को हटा दिया जाए तो उसकी तादाद लगभग 5 करोड़ है। 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार है, और ये मेरा डाटा नहीं है, ये भारत सरकार का डाटा है, ये राष्ट्रीय जनता दल का डाटा नहीं है जी। शिक्षा में इंटरमीडिएट में अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट में हर साल 12 लाख से 13 लाख बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा देते हैं, और ग्रेजुएशन विकास की बात हम करेंगे आरजू खान जी, उस पे भी हम जवाबदेही तय करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आरजू खान जी, मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, चूंकि मामला आप बहुत आगे तक चले जाएंगे इसलिए एक एक मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा कि हिंदू मुसलमान करके मुद्दे को छोटा बनाया जा रहा है, जातिवाद की बात करके मुद्दे को हमारे ख्याल से एक स्तरहीन काम किया जा रहा है। इससे ऊपर उठा जा सकता है क्या बिहार की राजनीति में? 2 चेहरे ऐसे आ रहे हैं जो बार बार इस बात को कह रहे हैं, प्रशांत किशोर हैं और वो वैसे भी कह रहे हैं अब इससे ऊपर उठना होगा, लेकिन आप लोग उसी लाइन पे हैं, जात की राजनीति। हमने कहा जात की, आप ही ने अभी काम माई तो डेटा मुस्लिम यादव की राजनीति कर रहा है, करें मैं कर नहीं मैं कह रहा हूँ माई के साथ बाप की पार्टी और A to Z की पार्टी। A to Z में तो सारे लोग आते हैं ना, A to Z में तो सारे लोग आते हैं। हम 14 करोड़ बिहारियों की बात करते हैं जी। हम उनके पलायन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, दवाई की बात कर रहे हैं, कमाई की बात कर रहे हैं। तो अगर आप विकास की बात कर रहे हैं, कमाई की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, तो पीएम मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा अपने आप में विकास का एक चेहरा है, आप मानिए या ना मानिए। मुफ्त राशन की बात की जाए, गरीब की बात की जाए तो मुफ्त राशन, आवास योजना, जनधन खाते बीजेपी के लिए विकास के प्रतीक बन गए। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी। अब मैं आपके पास दोबारा आऊंगा आरजू खान जी, दोबारा आऊंगा, आपने ही विकास का मुद्दा उठाया इसलिए मैं विकास के मुद्दे पे गया। भूपेंद्र यादव जी, क्या यह विकास का मुद्दा, विकास के मुद्दे पे बिहार किस सूचकांक में नंबर 1? अरे मैं आ रहा हूं आरजू खान जी, सारा सवाल आपको पूछना है, मैं आपसे पूछूंगा सवाल, आपको जवाब देना है। ये सवाल अभी पूछने दीजिए मुझे बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी से। भूपेंद्र यादव जी, आपके इस विकास में क्या मुस्लिम समुदाय भी शामिल है? ऐसा है भाई साहब, सारे पैनलिस्ट लोगों को प्रणाम और पूरे बिहार की जनता को नमस्कार जी। मेरे भाई, हमारे आदरणीय लालू परिवार पूर्ण रूप से बेरोजगार चल रहे हैं।
इनके पास आज के डेट में कोई मुद्दा है ही नहीं मेरे भाई। पूरे बिहार के अंदर में आप देख लीजिए, ये जब से बेरोजगार हुए हैं पूरे परिवार की नहीं तो करीब करीब 20 साल से लोग बेरोजगार चल रहे हैं। ये लोग बेरोजगार नौजवानों को और हमारे बेरोजगार मुसलमान भाइयों को ये जो है ना भविष्य दिखा के वर्तमान खराब करने का जो है ना तो भूपेंद्र यादव जी, आप बता दीजिए कि आप मुस्लिम भाइयों को कैसे समाहित कर रहे हैं अपने विकास की योजनाओं में? हम इसलिए समाहित कर रहे हैं कि जितने भी प्रकार की योजनाएं हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार में चलाए जा रहे हैं, तो हम सारे मुस्लिम भाइयों को बीच में भी हम दे रहे हैं रे भाई। आप देख लीजिए, वक्फ बोर्ड से पसमंदा समाज जो 60% इस देश के अंदर में है, वो राही इमाम था, उनकी प्रॉपर्टी को बेच करके ये लोग धन्ना सेठ हो गए। कांग्रेस और राजद के लोग प्राइम इलाके में सारी जमीनें बिक गई और उसकी कम किराया सही है। और सुन लीजिए बिहार से बड़े पैमाने पर, सुनिए भूपेंद्र यादव जी, मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए भूपेंद्र यादव जी, बिहार में बड़े पैमाने पर पलायन और उच्च बेरोजगारी दर विकासवाद के मुद्दे पर भारी पड़ रहा है। भूपेंद्र यादव जी, मेरी बात सुनिए आप, मैं फिर कह रहा हूं, पलायन और उच्च बेरोजगारी दर आपके इस विकासवाद के दावे पर भारी पड़ रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि बिहार का विकास सूचकांक निचले पायदान पर है। विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का एक मौका दे रहा है। आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे भूपेंद्र यादव जी? अब सुनिए मेरे भाई जी, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे बिहार के डायनेमिक पर्सनालिटी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यह निर्णय लिया है कि इतनी जो है ना बिहार के लिए फंडिंग हो कि 2030 से पहले जो है ना बिहार विकसित बिहार के श्रेणी में चला जाए। और यहाँ का जो हमारा बेरोजगार प्लान कर रहे हैं, उस जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए आप देख लीजिए, अभी 12 लाख वैकेंसी निकाला जा रहा है मेरे भाई। हमारे आदरणीय बिहार को प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेशल पैकेज भी दिया है, लेकिन उसका असर नीति आयोग की रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है। भूपेंद्र यादव जी, ये बड़ा सवाल है। ये लोग 35 साल कांग्रेस की सरकार ने बिहार को जो है ना लूटा। अरे बारी आपकी है, 20 साल आपका भी हो गया है। हमारे साथ मौजूद है विनय राय जी, उसको लूटा हुआ मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज। ठीक करने में विनय राय जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? 20 साल उनकी बारी, 20 साल इनकी बारी, उसके बाद भी विकास सूचकांक में निचले पायदान पर बिहार है। क्या कारण है जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज की तारीख में बात करूं अगर तो भाई, आप जब मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया, उस समय नीतीश कुमार ने कहा ये ब्लोअर की हवा है और मोदी का विरोध करते हुए वो पार्टी एनडीए से अलग हो गए। गठबंधन हुआ आरजेडी जेडीयू का। सत्ता बनने के बाद आखिर टूट फूट कहाँ से हुई? डिस्टर्बेंस किसने पैदा की? मेरा मसला सीधा सा है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई भी बिहार में सशक्त चेहरा नहीं निकल कर आया जिसको आप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करें, या जिसको आप नीतीश कुमार को बाईपास करके आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं। आज की तारीख में चाहे एज फैक्टर हो या कोई भी बात हो, बीजेपी एकदम सरेंडर है नीतीश कुमार के सामने। लेकिन एक दूसरी तरफ अगर बात करें तो लालू यादव के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस तरीके से तेजस्वी अपना काम कर रहे हैं, आप चाहे जो बात करिए, गुंडा राज की अगर बात करते हैं तो आप बार बार लालू यादव के पीरियड को याद करते हैं कि लालू के बाद नीतीश कुमार का एक लंबा कार्यकाल बीत चुका है। आपको बात करना पड़ेगा वर्तमान स्थिति में कि आज की तारीख में किस तरीके की राजनीति हो रही है, किस तरह से बिहार विकास कर रहा है, चाहे वो रोजगार की बात हो या समग्र विकास की बात हो, चाहे वो महिलाओं के उत्थान की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात हो, सब कुछ देखना पड़ेगा। केवल आपस में तू मैं करने से इसका समाधान नहीं निकलने वाला है। लेकिन इतना तय है कि जनता अपना हित जानती है। अगर एक तरफ कहें तो डॉक्टरों से लेकर सारे व्यापारियों का पलायन हुआ था लालू राज में, जिस तरह का एग्जाम्पल दिया गया, तो कम से कम आज देखना पड़ेगा कि जो बिहार में बेरोजगार है उसको आने वाली सरकार किस तरह से रोजगार देगी। एक मिनट विनय राय जी, आप दोनों मेहमानों भूपेंद्र यादव जी और आरजू खान जी, आप दोनों से उम्मीद है कि अब आप शांत रहेंगे, अपने बारी आने पे बोलेंगे। आप लोगों की आवाज नहीं तो म्यूट करवानी पड़ेगी। विनय राय जी को सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आरजू खान जी पे आऊंगा। सब लोगों को अपनी बात कहनी है अपने टाइम पे। एक मिनट सुनिए विनय राय जी क्या कह रहे हैं। हाँ विनय राय जी, अपनी बात। नहीं, बीजेपी के जो भी नेतागण है, एक बार बता दें कि सुशील मोदी के बाद, वो भी लेफ्टिनेंट थे नीतीश कुमार के, उसके बाद भी क्या कोई सशक्त चेहरा आया? सम्राट चौधरी के लोगों ने आगे किया, क्या क्या कस्में खाए थे नीतीश कुमार के खिलाफ।
लेकिन गठबंधन की एक मजबूरी होती है, जब मालूम है कि अपनी ताकत नहीं है पूर्ण रूप से सत्ता चलाने की, तो आप गठबंधन में जाते हैं। तो आज की तारीख में नीतीश कुमार को अब चेहरा बनाने के लिए मजबूर हैं। ये कोई खुशी खुशी का समझौता नहीं है, क्योंकि जब 13 के बाद जब जिस तरीके से विरोध कर करके एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए थे, और बीजेपी में अगर ये ताकत होती कि अपने दम पे वो सरकार चला लेती, तो कतई वो जेडीयू के साथ नहीं जाती। लेकिन आज की तारीख में इतना देखना होगा, अब चुनाव में बिहार जाने को तैयार है, केवल वहां की महिलाएं, वहां के बेरोजगार, वहां के नौजवान किस तरीके से इस नए सरकार से लाभ उठा सकते हैं। चाहे वो गरीबी की बात हो, चाहे सड़क निर्माण की बात हो, चाहे फैक्ट्रियों की बात हो। केवल मखाना बोर्ड बना देने से विकास नहीं हो जाएगा। उस मखाना बोर्ड के जरिए कितना उसका विकास किया जा रहा है, कितना बिहार आगे बढ़ रहा है, ये देखना होगा। ये देखना होगा। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी की जवाबदेही अब तय की जा रही है। आरजू खान हमारे साथ मौजूद हैं। आरजू खान जी, आरजेडी प्रवक्ता आप हैं, आप बताइए, बीजेपी बार बार मुद्दा उठा रही है संवैधानिक स्वतंत्रता बनाम धार्मिक स्वतंत्रता। आप लोग जात की राजनीति करके, धर्म की राजनीति करके आखिर दिखाना क्या चाहते हैं? जी, किसने कहा नमाजवादी, देखिए मुद्दा बन चुका है, नमाजवादी तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की बात की जा रही है। अब सवाल का जवाब तो पत्रकार जी जी सुनिए, बताइए। नमाजवादी के इस देश में नमाज भी चलेगा, हरि कीर्तन भी चलेगा जी, चर्च भी चलेगा, गीता भी चलेगा, यहाँ सब कुछ चलेगा, बाइबल भी चलेगा। हम इसके पक्षधर हैं। क्या बदतमीजी है, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आरजू खान जी, शब्दों की मर्यादा रखिए। भूपेंद्र यादव जी, आप तो उम्मीद है कि आप अपनी बारी में बोलेंगे। भूपेंद्र यादव जी, अभी आरजू खान जी को बोलने दीजिए 1 मिनट। के लिए जेल गए थे, थोड़ा बताइए तो। आरजू खान जी, आप अपनी बात रखिए, 1 मिनट टाइम है आपको। आप 90 दिन किस लिए जेल में थे? हमारी बारी में पत्रकार महोदय प्रसून जी क्यों बोल रहे थे? ये क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है? आपकी उम्र तो नहीं है बदतमीजी। अरे भूपेंद्र यादव जी, 1 मिनट आप रुक जाइए, फिर मैं वापस आऊंगा। आरजू खान जी बोलिए आप। अगर आपके चैनल्स पे बैठ के बोलने की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी, आप मुद्दे पे बात करिए। आरजू खान जी, समय मत तो मैं किल बैठ सकता हूं आधे घंटा, मैं मुद्दे पे ही तो हूं जी। आपने उनको नॉन स्टॉप वक्त दिया है, मुझसे आप जवाब तो उनका सवाल का जवाब भी नहीं ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि 5 सालों में विकास की गाथा रचेगी बिहार। मैं कहता हूं कोई भी सूचकांक बताइए। मैं चैलेंज करता हूं एपीएन न्यूज पे बैठ के कि किस सूचकांक पे बिहार नंबर 1 है 20 साल के एनडीए समर्थित सरकार में, और 125 लाख करोड़ का पैकेज देते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। फिर आते हैं दोबारा 56,000 करोड़ का पैकेज देते हैं, और बार बार पैकेज देते हैं, तो क्यों नहीं किसी सूचकांक में आगे होता है? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 85 लाख घर ऐसे हैं, 85 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की आमदनी 6,000 रुपए से कम है। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। नवेंदु जी, जवाब दीजिए। सर और भी सवाल आते हैं मेरे, अभी आता है वापस आपके पास। आरजू जी, 63,000 नवेंदु जी, जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप 63,000 करोड़ का बजट शिक्षा पे पास। अब आरजू खान जी बोलने दीजिए नवेंदु जी को, आपसे आग्रह है। जरा मेरी बात को सुनिए आप ध्यान जी, मैंने बीच में नहीं बोला है, आप लोग 2005 से पहले मैं बहुत संजीदगी से बोल रहा हूँ। 2005 से पहले और 2005 के बाद अभी तक 2020 तक 2025 तक हमारी जो सरकार चली है उसमें सिर्फ विकास ही दिखा है, बताने की जरूरत नहीं है। किस सूचकांक में आगे है, मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए। अरे सर किस डेटा में? आप डेटा का नाम बताइए। आप डेटा की बात। आरजू खान जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनकी बात सुन रही उसके बाद जवाब दीजिए। बीच में टोकेंगे तो आप इस तरीके से डिबेट नहीं चलेगी, आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी हमें। आरजू खान जी, आरजू खान जी की आवाज डाउन कर दीजिए, नवेंदु जी की बात ऊपर रखिए। जी, सुनना चाहता हूँ, तथ्य के साथ बात रखिए। किस डेटा में आगे है बिहार? आरजू खान जी, आपकी आवाज नहीं जाएगी। अब नवेंदु जी आप बोलिए। आरजू भाई थोड़ा सुनने का कर जैसे। सर मैं डेटा पूछ रहा हूँ बस आपसे, मैं सिर्फ आपसे डेटा पूछ रहा हूँ। अरे कोई डेटा बता दीजिए। ये अब जा रहे हैं, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। पार्टी बचेगा नहीं। 2024 मालूम है आप जा रहे हैं एनडीए ने जो काम किया है संप्रदाय की राजनीति करने वाले भाजपा जाने वाले जो हालात हैं आरजू खान जी, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है, आप ये समझ लीजिए। जिस तरीके से वक्त संशोधन बिल पर आप लोगों ने जिस तरीके की राजनीति की, वह किसी को भी स्वीकार नहीं होगा। आप लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे कई बार संवैधानिक स्वतंत्रता का हनन करने की कोशिश की, यह भी आपके लिए उचित नहीं था।
लेकिन फिर कह रहा हूं यह मंच है अपनी बात रखने की, सबको अपनी बात रखने दीजिए। 1 मिनट में नवीश नेवेंदु जी अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 20 वर्षों में जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम बिहार के लिए किया वो दिखता है, किसी को बताने की मुझे जरूरत नहीं है और मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। यही पटना है जहाँ पे शाम के 5 बजे बाद निकलना मुश्किल था और रात के 12 बजे कितने दिनों तक परसेप्शन फैलाएगा? उपलब्धियां बताइए, उपलब्धि बताइए, परसेप्शन मत फैलाइए, परसेप्शन मत फैलाइए। यही उपलब्धि है कि रात में 12 बजे तक लोग अभी बिना डर के, बिना भय के निकल रहे हैं। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी हैं। विनय राय जी, आप पूरी डिबेट को सुन चुके हैं, इसको कंक्लूड करिए, किस तरीके से बिहार की राजनीति जा रही है? जी देखिए, जहाँ तक दोनों प्रवक्तागण आपस में वाद विवाद में उलझे हैं, तो सर्टिफिकेट चाहिए सिर्फ जनता को। जो भी आप काम कर रहे हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, तो केवल तू मैं करने से समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन इतना तय है कि जो भी आपकी उपलब्धि है जनता के बीच में जा रहे हैं लेकर के, और जनता उस पर मोहर लगाएगी कि आखिरकार किसके दावे में कितना दम है। लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत खास तौर पर कास्ट फैक्टर पर बेस रहेगी। विकास की जो बातें हैं वो अब कम से कम सत्ताधारी दल को प्रमाणित करना है कि उसने आखिरकार बिहार को क्या दिया और जनता कैसे उससे लाभान्वित हुई। विनय राय जी, एक बड़ा सवाल है कि राम मंदिर निर्माण, यूनिफॉर्म सिविल कोड, धारा 370 हटाकर कश्मीर के अलगाववाद को जिस तरीके से खत्म किया गया, क्या वह मुद्दे भी बिहार में वोट बैंक का काम करेंगे? देखिए, कश्मीर के अलगाववाद, कश्मीर के आतंक से ज्यादा प्रभाव रहेगा कि अगर बिहार में कहीं अराजकता है, कहीं लूट है, कहीं चोरी चमारी डकैती पड़ रही है। तो मेरा कहना, क्षणिक मुद्दे होते हैं। पुरानी कहावत है कि किसी घर में अगर मृत्यु भी होती है तो 13वीं के बाद घर उसको एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल देता है, अपने दिनचर्या में लग जाता है। आज की तारीख में आपने क्या किया, आपको डे बाई डे पूरे चुनाव अभियान में आपको जनता के सामने जाना होगा, अपनी उपलब्धियां रखनी होंगी, किस तरह के प्रत्याशी हैं, उनका क्या असर है क्षेत्र में, ये भी बहुत बड़ा एक मजबूत आधार बनेगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां दावे ठोक रही हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे तेजस्वी की पार्टी हो या बीजेपी हो, बड़े ही कांटे की लड़ाई होने वाली है। और एक बात जानिएगा, कहीं ये कार्यकर्ताओं का संघर्ष इस प्रवक्ताओं से सीख लेकर बढ़ गया आगे, तो चुनाव का रूप कुछ और भी हो सकता है। कुछ और भी हो सकता है, यानी टिकट बंटवारे की ओर इशारा है। लेकिन फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिहार में जातिगत मुद्दे हावी रहेंगे? ये बड़ा सवाल है, चूंकि इसी के कारण बिहार का विकास रुका था। जी देखिए, अगर जातिगत मुद्दे हावी न होते तो बीजेपी को नीतीश कुमार का साथ नहीं लेना होता। ऐसा थोड़ी है कि कोई उनके पास कुर्मी मतदाता या कुर्मी नेता नहीं है, लेकिन एक बड़े चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार जी स्थापित हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं कर सकता है कि अगर उसके नेतृत्व में सरकार बनेगी तो वो गुड गवर्नेंस नहीं दे सकता। केवल नीतीश कुमार बिहार को गुड गवर्नेंस दे सकते हैं, ऐसा तो कोई ऊपर से ईश्वरीय वरदान लेके नहीं आए हैं। लेकिन ये तय है कि उनको, बीजेपी को भी पता है कि बिना कास्ट फैक्टर के बिहार का चुनाव संपन्न नहीं होगा। तो अपर कास्ट के साथ साथ आपको कम से कम एक थोक वोट बैंक नीतीश कुमार के जातिगत समीकरण का चाहिए, इसलिए गठबंधन चल रहा है। इसलिए गठबंधन चल रहा है। मैं अपने तीनों गेस्ट से आग्रह करूंगा कि आप लोग आपस में अगर एक दूसरे को जवाब देते रहेंगे तो समय की कमी हमेशा पड़ेगी। इसी समय की कमी के कारण इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमान इस चर्चा में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, चलती रहिए पेपर न्यूज के साथ।